तो आज के लेक्चर में फिर से कंटिन्यू करते हैं आपका मैक्सिमा और मिनिमा। और यहाँ पे हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम डील कर रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 एंड 20। इसके बाद हमें 21 करना है ना। यस, चलिए यस देखते सर। हैं क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहे हैं। एक बार मैं इसको फिर से थोड़ा सा ब्रीफ करूं। मैक्सिमा मिनिमा की वर्ड्स प्रॉब्लम के लिए क्या करना होता है कि सबसे पहले जो भी सिचुएशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग एक डायग्राम फ्रेम करेंगे। जो चीज गिवन है वो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगी और हम अपना मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे इन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, सिंगल वेरिएबल में रिड्यूस करने के लिए वो जब हम फिगर बना रहे होंगे तो वहां से कोई ना कोई रिलेशन हमें मिल जाएगा। उस रिलेशन की हम हेल्प लेंगे और विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर रिलेशन वी विल बी एबल टू रिड्यूस अवर मेन फंक्शन इनटू सिंगल वेरिएबल। और सिंगल वेरिएबल में बदलने के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, देन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को मैक्सिमा और मिनिमा के लिए 0 रखेंगे। जो भी वेरिएबल वहां पे होगा, मे बी एक्स, मे बी वाई और अदर वेरिएबल्स, उसके लिए सॉल्व करेंगे। उसकी जो भी वैल्यू आएगी उसमें से केवल एक ही वैल्यू ऐसी होगी जो एक्सेप्टेबल होगी, बाकी की वैल्यू रिजेक्ट हो जाएंगी एज पर द सिचुएशन गिवन इन द क्वेश्चन। उस वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नेचर चेक करेंगे। मीन्स हम पता लगाएंगे कि वेरिएबल की उस वैल्यू के ऊपर, अगर वेरिएबल को यहाँ पे मैं एक्स कहूं तो एक्स की वो वैल्यू जो हमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 रखने के बाद मिली थी उसके ऊपर सेकंड ऑर्डर की नेचर कैसी है। मीन्स क्या वो निगेटिव आ रहा है या फिर वो पॉजिटिव आ रहा है। अगर वो निगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है और अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर वो मिनिमम होता है। पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू के बारे में अगर जानकारी चाहिए वो क्वेश्चन के अंदर मेंशन करेगा। तो जो भी हमारा मेन फंक्शन सिंगल वेरिएबल में बदल चुका होगा, एक्स की वो वैल्यू वहां पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी मिलेगा वो हमें मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के साथ। क्वेश्चन नंबर 21 में देख लेते हैं जरा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि ऑफ ऑल द क्लोज्ड सिलेंड्रिकल कैंस, जितनी भी सिलेंड्रिकल कैंस होती हैं जो आपने देखी होगी वो वैसी होती है जैसे हमारे पेंट के डब्बे होते हैं, यानी कि राइट सर्कुलर सिलेंडर की फॉर्म में होती है। और चूंकि क्लोज्ड वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया तो उसमें रहेगा ही रहेगा, साथ में उसका टॉप एरिया जो एक पाई आर स्क्वायर होगा, एक सर्किल होता है, सर्कुलर एरिया होता है, साथ ही साथ सेम एरिया उसका बॉटम एरिया भी होता है, वो भी एक सर्किल है, वो भी फैक्टर इन हो जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि ऑफ गिवन वॉल्यूम, मैंने जैसा कि कहा था कि जो चीज आपको गिवन होती है वो बिहेव करती है एज ए कांस्टेंट। तो वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल कैन का दे रखा दैट इज 100 क्यूबिक सेंटीमीटर और यहाँ पे ये ऑलरेडी कांस्टेंट दिया हुआ है तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब कह रहा कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन, कैन की डायमेंशन निकालने को बोला गया। इसका मतलब कैन की डायमेंशन क्या होती है, तो उसकी वर्टिकल हाइट होती है और एक उसकी बेस रेडियस होती है। तो दोनों वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो कह रहा कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करिए और इसको हमें मिनिमम प्रूव करना है। केवल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, इसने ये नहीं कहा कि कर्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका मतलब वी विल कंसीडर सरफेस एरिया एज ए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, तो चूंकि हमारी सिलेंड्रिकल कैन है तो यहाँ पे हम एक डायग्राम बनाएंगे, जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि बिना डायग्राम के, विदाउट डायग्राम कोई भी मार्क आपको अवॉइड नहीं किया जाएगा। तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखेंगे, कोशिश करेंगे कि हम फ्री हैंड ड्राइंग करें ताकि हमारा समय अधिक से अधिक बच सके। और इसकी प्रैक्टिस हमें बहुत अच्छे से करनी होगी, हमें एक फ्री हैंड ड्राइंग बनानी होगी यहाँ पे। तो ये तो हम बना ही सकते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रैक्टिस, जैसा मैं बना रहा हूं। और ये इसकी वर्टिकल हाइट,
वर्टिकल हाइट इसको मैंने h से रिप्रेजेंट किया, बेस रेडियस को मैंने r से रिप्रेजेंट किया। इसको 3D लुक देने के लिए मैं इसके टॉप एरिया को शेडिड कर देता हूं और मैं इसके बॉटम एरिया को भी शेडिड कर देता हूं। इससे फिगर के अंदर एक 3D लुक नजर आने लगेगा कुछ इस तरीके से। ये मैंने इसको शेडिड कर दिया तो देखने में डायग्राम भी अच्छा लग रहा है और एक 3D लुक भी दे रहा है। ठीक है जी। अब देखो इसका वॉल्यूम तो गिवन है। अगर इसका वॉल्यूम गिवन है तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि सिलेंड्रिकल कैन का वॉल्यूम कितना होता है? मेरी जानकारी के हिसाब से ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये वैल्यू हमें 100 दी गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई पाई आर स्क्वायर एच की वैल्यू मुझे मिल जाती है 100। इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी? इससे मुझे अपने मेन फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में बदलने में मदद मिलेगी। निकालना क्या है? सरफेस एरिया। क्या होता है भाई सरफेस एरिया? मैंने उसको एस से डिनोट किया। एक तो इसके चारों तरफ का एरिया जो कहलाता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो तो होता है 2 पाई आर एच। बॉटम एरिया पाई आर स्क्वायर, टॉप एरिया भी पाई आर स्क्वायर। दोनों एरिया को अगर इसमें ऐड कर दूं तो मुझे टोटल सरफेस एरिया इसका पता चल जाएगा। यानी कि पाई आर स्क्वायर टॉप एरिया और पाई आर स्क्वायर बॉटम एरिया मिलके हो जाता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक, चलो अब यहाँ पे जो हमारा सरफेस एरिया यानी कि जो हमारा मेन फंक्शन बना इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एरिया, वो उसके अंदर दो वेरिएबल इन्वॉल्व है, एक आर है एक एच है। तो यहां से अगर मैं एच की वैल्यू को निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा? एच की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और इस वैल्यू को मैं यहां पे रख देता हूं। एक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि भाई आर की वैल्यू क्यों नहीं निकाली? भाई आर की वैल्यू तो मैं निकाल दूंगा, आर स्क्वायर डालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आर डालूंगा तो यही वैल्यू जब आर की निकलेगी तो वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगी। और चूंकि मुझे फर्स्ट ऑर्डर और डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर तक का सफर तय करना है तो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाएंगी डेरिवेटिव निकालने में, इसलिए मैंने उसको अवॉइड करने के लिए एच की वैल्यू निकाली। और दूसरा आसान क्या है कि भाई एच की वैल्यू को तो एक ही जगह डालना है। तो एस इज इक्वल टू कितना होता हुआ नजर आ रहा है? 2 पाई आर, और एच के प्लेस पे मैं रखने वाला हूं 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मेरा कंप्लीट मेन फंक्शन चला गया सिंगल वेरिएबल के अंदर। पाई कैंसिल हुआ, इस आर से नीचे वाले आर की पावर रिड्यूस हुई, तो फाइनली मुझे क्या मिला? एस इज इक्वल टू मुझे मिल जाता है 200 अपॉन आर और प्लस 2 पाई आर। अब आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि जो मेरा मेन फंक्शन था वो सिंगल वेरिएबल में बदल चुका है। जैसे ही वो सिंगल वेरिएबल में बदल जाता है हम निकालने के लिए चल पड़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आर की रेस्पेक्ट में, चूंकि आर के अंदर एक्सप्रेस किया गया। पहले पार्ट का जो डेरिवेटिव है वो हो जाएगा -200 अपॉन आर स्क्वायर, और आपको याद आ गया होगा यहाँ पे मैंने कौन सी कंसेप्ट का यूज किया? 1 अपॉन एक्स वाली कंसेप्ट का यूज किया, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है। यहाँ की अगर मैं बात करूं तो इसका डेरिवेटिव होने वाला है 4 पाई आर। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर के लिए चलते हैं, d2s अपॉन डी आर स्क्वायर। यहां से देखो क्या मिलेगा आपको? मिल जाएगा 400 अपॉन आर क्यूब और दूसरे फैक्टर का डेरिवेटिव 4 पाई। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। पहले मैंने क्या किया? आर स्क्वायर को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया तो आर की पावर -2 हुई, फिर एक्स की पावर n लगाया तो -2 को बाहर किया, -200 पहले से रखा हुआ था, आर की पावर एक और कम हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, n एक्स की पावर n-1। तो -2 थी, -3 हुई, नीचे लाके मैंने पॉजिटिव किया। ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, जैसा कि हमेशा ये लाइन सभी क्वेश्चनों के लिए कॉमन होती है, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑर्डर को 0 रखेंगे। तो पुट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0।
हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को जीरो कर दिया, यानी कि इस वैल्यू को जीरो किया, -200 अपॉन आर स्क्वायर और +4 πr इज इक्वल टू 0। आर के लिए सॉल्व करेंगे तो इस फैक्टर को मैंने ट्रांसपोज कर दिया राइट साइड में। जब ये राइट साइड में गया तो पॉजिटिव हुआ होगा, तो 4 πr इज इक्वल टू 200 अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो यहां से 4 से मैंने इसको रिड्यूस किया 50 टाइम्स, इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया जो आर स्क्वायर रखा हुआ है, और पाई को 50 के नीचे लेके जाऊंगा, तो कुल मिला के यहां से मुझे मिल जाएगा वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/3। क्या ये स्टेप क्लियर हुआ आपको? और अगर ये स्टेप क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं थी, पहले आर क्यूब की वैल्यू निकाल लेना, फिर आर निकाल लेना, तो पावर 1/3 हो जाएगी। जब इज इक्वल टू के इधर या इधर पावर घूमती है तो अपना रेसिप्रोकल हो जाता है पावर का, ठीक है। इस वैल्यू के ऊपर मतलब एट आर इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/3 के ऊपर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नेचर चेक कर लेते हैं, d2s अपॉन डी आर स्क्वायर। क्या कहता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव? यहाँ पे ध्यान से देखना, 400 अपॉन, अब मैं सीधा आर क्यूब की वैल्यू डाल देता हूँ। देखो यहाँ से आर क्यूब की वैल्यू क्या मिल रही है मेरे को, यहाँ से देख लो आप, 50 अपॉन पाई, तो मैंने यहाँ पे डाला 50 अपॉन पाई। अगले स्टेप में मैं पाई को ऊपर लेके जाऊंगा, आपको समझ आ गया होगा, और +4 पाई, ठीक है। तो कुल मिला के d2s अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होने वाला है, 8 पाई प्लस 4 पाई, मतलब 12 पाई हो गया। और 12 पाई क्या निगेटिव है या पॉजिटिव है? तो पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या, मिनिमम। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई आपने सरफेस एरिया को, जो आपका मेन फंक्शन था, उसको मिनिमम तो प्रूव कर दिया। अब आपको प्रूव ये करना है कि सरफेस एरिया मिनिमम तो होगा, लेकिन इसकी डायमेंशन भी बतानी है, मींस आर और एच तक भी जाना है आपको। तो आर की वैल्यू तो ऑलरेडी निकाल चुके हम लोग, बस एच निकालना बाकी है। अब देखो एच और आर में एक रिलेशन ये रखा हुआ है मेरे पास, इसका मैं यूज करने वाला हूं। चलो इसका यूज करते हैं भाई, आ जाओ यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज एच इज इक्वल टू 100 अपॉन कितना है, पाई आर स्क्वायर है। आर की वैल्यू डाल देते हैं, तो एच इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई, और आर स्क्वायर का मतलब यहां से देख लो कितना होने वाला है, 50 की पावर 2/3 वो मैंने अलग कर दी, और पाई की पावर 2/3 वो मैंने अलग कर दी, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं आर स्क्वायर की। तो 50 की पावर 2/3 और अपॉन पाई की पावर 2/3। क्लियर है यहां तक? चलो, तो एच इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखो, इसको मैंने लिख दिया 2 इंटू 50। डिनोमिनेटर में क्या है भाई, अब यहाँ पे देखो पाई की पावर 1 है, और यहाँ पे कितना है 2/3। जब इन दोनों पावर्स को मैं क्लब करूंगा तो पाई की पावर तो 1/3 बचेगी ना, और 50 की पावर कितना है 2/3। अगले स्टेप में 50 की पावर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2/3 है, इसको भी अगर मैं क्लब कर दूं तो क्या एच की वैल्यू कुछ ऐसी नजर आएगी? देखो 2 इंटू 50 की पावर 1/3 अपॉन पाई की पावर 1/3, और इसकी पावर भी 1/3 है और इसकी पावर भी 1/3 है। अगर दोनों पावर्स को मैं कलेक्ट कर दूं या क्लब कर दूं तो क्या मुझे एच कुछ ऐसा नहीं मिलेगा, 2 इंटू 50 अपॉन पाई की पावर 1/3। और अगर 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 पे एक नजर डालें तो वो तो आर के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, इट इंप्लाइज दैट एच इज इक्वल टू 2r। तो ये था हमारा आंसर। क्या सारे स्टेप क्लियर हैं आपको? चेक करके बताओ।
Yes, sir. गुड। ये रहा क्वेश्चन नंबर 22 और यहाँ पे क्या कह रहा है? कहता है कि वायर ऑफ लेंथ 28 मीटर, एक 28 मीटर लंबा एक वायर है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 22। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। एक वायर है, वायर की लेंथ आपको दी जा रही है 28 मीटर, ठीक है। इसकी लेंथ कुछ भी दे दे कोई इश्यू नहीं है, कभी कभी 80 दे देता है, बोर्ड की बात कर रहा हूं, कभी 28 दे देता है, कभी 100 दे देता है, तो कोई लेना देना नहीं, कुछ भी दे दे कुछ तो देगा, तो हमें इसकी लेंथ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 28 मीटर लॉन्ग एक वायर है, तो कह रहा कि इज टू बी कट इनटू 2 पीसी, जिसके 2 पीस कर दिए जाते हैं। अगर मैं यहां से काट दूं इसको, तो इस लेंथ को ए से लेके पी तक अगर एक्स मान लूं, तो पी से लेके बी तक की जो लेंथ है वो तो 28 माइनस एक्स बचेगी बचेगी। सही बात है, Yes. ठीक है। अब क्या कहता है? अब ये कह रहा है कि वन ऑफ द पीसीज, जो आपने 2 पीस किए, इनमें से एक पीस को, किसी भी एक पीस को इज टू बी मेड इनटू ए स्क्वायर, उसको आपने स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। और जैसा कि ये कह रहा कि स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब स्क्वायर का मतलब तो उसकी दोनों डायमेंशन बराबर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ठीक है। दूसरे का कह रहा कि एक सर्किल बना दिया आपने, और जब उसको सर्किल बनाया होगा तो सर्किल की अपनी कुछ न कुछ रेडियस तो रही होगी ना। मान लिया उसकी रेडियस अगर आर है, तो ये एक सर्किल में बदल गया, ठीक है, ओके। अब ये कह रहा है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द 2 पीसीज, दोनों पीसीज की लेंथ क्या होनी चाहिए, सो दैट देयर कंबाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल इज मिनिमम, ताकि इनका कंबाइंड एरिया मिनिमम हो सके। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं इसको यहां से, जहां मेरी चौक रखी हुई है, यहां से मैं इसको खोल दूं और सीधा कर दूं, तो क्या ये एक्स के बराबर आएगा ये पूरी लेंथ? Yes, sir. इस इसका मतलब ये हुआ ना कि मेरे पास एक्स लेंथ का एक वायर था, उसी को मैंने मोड़ मोड़ के स्क्वायर बना दिया। अगर मैं इस स्क्वायर को सीधा कर दूं तो एक्स के बराबर, इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर है तो एक्स के बराबर होगा ना, और इसका पेरीमीटर तो 4 है और वो एक्स के बराबर है, तो ए की वैल्यू पता चल जाएगी मुझे x/4, यानी कि मुझे इसकी साइड पता चली। और अगर इसके एरिया को मैं a1 मान लूं, तो क्या इसका एरिया ए स्क्वायर के इक्वल होगा? और अगर होगा तो इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 16 होगी। ये भी क्लियर है। अब इसको देखो, अगर मैं इसको यहां से ओपन कर दूं, यहां जहां मेरी चौक रखी हुई है, और इसको सीधा कर दूं, तो ये वही लेंथ है 28 माइनस एक्स, ये वही लेंथ है जिसको मैंने मोड़ के सर्किल बनाया था। तो इसका मतलब इसका जो पेरीमीटर है दैट इज 2πr, वो किसके इक्वल होगा? 28 माइनस एक्स के इक्वल होगा। और अगर यहां से मैं आर की वैल्यू निकाल दूं, तो मुझे मिलेगा 28 माइनस एक्स अपॉन 2π। और इसके एरिया को अगर मैं A2 मान लूं, तो इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर होता है ना, और आर की अगर वैल्यू डाल दूं, तो इसका एरिया यानी सर्किल का एरिया मुझे मिल जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, का मतलब हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4π²। ऊपर वाले पाई से नीचे वाले पाई स्क्वायर की एक पावर चली जाएगी, तो कुल मिला के जो मुझे एरिया मिला यानी A2 मिला, वो मिल जाएगा मुझे 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 4π, ये मिल जाएगा। बात इनके कंबाइंड एरिया की हो रही है, तो कंबाइंड एरिया को अगर मैं ए से डिनोट करूं, तो कंबाइंड एरिया तो दोनों को ऐड करने के बाद ही मिलेगा ना, A1 प्लस A2 से। तो ए की वैल्यू क्या आने वाली है? एक्स स्क्वायर अपॉन 16 जो A1 था, और A2 कौन है? 28 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन
4 पाई। तो क्या हमारा जो मेन फंक्शन है वो सिंगल वेरिएबल में दिखाई देने लगा? और अगर दिखाई देने लगा तो हमारा सफर शुरू हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो डी अपॉन डी एक्स, पहले पार्ट का जो डेरिवेटिव होने वाला है वो होने वाला है एक्स अपॉन 8। मैंने रिड्यूस भी कर दिया, आप समझ गए होंगे। क्लियर? यस सर। यहां पे देख लेते हैं, यहां पे हो जाएगा -28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। अगर पहले वाला पार्ट क्लियर हुआ तो ये भी पार्ट क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो। चेक करके बताओ। यस सर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर के लिए चलते हैं। d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाला पार्ट हमें दे देगा 1/8 और दूसरे वाला पार्ट हमें दे देगा 1/2 पाई। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर को 0 रखेंगे, पुट डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स के लिए सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को हमने 0 रख दिया, तो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब हमें रखना होगा x अपॉन 8 माइनस 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई को 0। एक फैक्टर को जब हमने ट्रांसपोज किया राइट साइड में तो वो उधर गया तो पॉजिटिव हुआ होगा, यानी x अपॉन 8 इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स अपॉन 2 पाई। और अगर 2 से 8 को रिड्यूस कर दूं 4 टाइम्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे मिलेगा पाई एक्स इज इक्वल टू, कितना हो गया इसकी मल्टीप्लाई, 112 और -4x। x के लिए सॉल्व करना है, इसलिए जो माइनस के 4x है उनको ट्रांसपोज किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, साथ में मैंने x को कॉमन भी ले लिया। कॉमन लेने के बाद मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा, x पाई प्लस 4 मिलेगा और उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो कुल मिला के मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी 112 अपॉन 4 प्लस पाई, ये मिल जाएगी। ठीक, इस वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नेचर चेक करेंगे कि क्या इस वैल्यू के ऊपर वो निगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। चलो अब चेक कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 112 अपॉन 4 प्लस पाई क्या कहता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, d2a अपॉन डी एक्स स्क्वायर। देखो भाई सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो x को कंटेन ही नहीं करता, तो x की वैल्यू कुछ भी हो ये तो हमेशा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि दोनों टर्म तो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ही देगा। और अगर ये पॉजिटिव देगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो कंबाइंड एरिया था वो तो हमने मिनिमम प्रूव कर दिया, जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई सो दैट देयर कंबाइंड एरिया इज मिनिमम। अब बताना क्या है, इन दोनों पीसेज की लेंथ बतानी है। एक्स निकल चुका है, एक्स निकलने के बाद ए से लेके पी तक तो एक्स ही है ना, और एक्स की वैल्यू तो डायरेक्ट मेरे पास है 112 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर। क्योंकि अब यूनिट भी लिखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आंसर को कंक्लूड भी कर रहे हैं। ठीक, अब बीपी की वैल्यू निकाल लेते हैं। बीपी क्या है भाई, हमारा 28 माइनस एक्स है, तो बीपी आ जाएगा 28 माइनस एक्स, एक्स का मतलब 112 अपॉन 4 प्लस पाई। जरा एलसीएम लेके देख लें एक बार क्या मिलता हुआ नजर आ रहा। तो बीपी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 112 प्लस 28 पाई और माइनस 112 होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। 112 तो कैंसिल हो रहा है, तो यानी कि फाइनल वैल्यू बीपी की क्या मिलती हुई नजर आ रही है, 128 पाई अपॉन 4 प्लस पाई मीटर।
यार इसको चेक करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर सही आ रहा है या गलत गलत आ रहा है। तो कहाँ चेक करें, चलो यहां कर लेते हैं। दोनों लेंथ को ऐड करके देखते हैं। पहली लेंथ कितनी है 112 अपॉन 4 प्लस पाई। दूसरी लेंथ कितनी है 28 पाई अपॉन 4 प्लस पाई। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो मुझे क्या मिलेगा 112 प्लस 28 पाई होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। और अगर न्यूमरेटर से 28 कॉमन ले लूं तो मुझे मिल जाएगा 4 प्लस पाई होल डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई। और यार 4 प्लस वाई वाला फैक्टर तो कैंसिल हो ही रहा ना, यस सर। तो जो बचा वो 28 बचा। और 28 मीटर ही इसकी लेंथ हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दी गई थी। इसका मतलब हमारी दोनों की दोनों लेंथ x और 28 माइनस एक्स जिनके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है 112 अपॉन 4 प्लस पाई मीटर, और बीपी की लेंथ है 28 पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस पाई मीटर। सही आ रही। क्या क्लियर हुआ? सभी चैप्टर की बारीकियों को खोलेंगे तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता है कि सारी चीजें कवर हो जाती है, तो उससे एक बेहतरीन यस रिवीजन भी आपका होगा। ठीक है, तो वो बेहद जरूरी है, तभी आपका सिलेबस आपकी टिप्स पे रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर। क्या कहते हैं, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। कहता है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। एक कोन की बात हो रही है, और कोन भी कैसा, बड़े से बड़ा, उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है। कहता है कि दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। और कहाँ है वो कोन, एक स्फीयर के अंदर है। तो पहले हमें एक स्फीयर बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक स्फीयर बनाया, उसके अंदर एक बड़े से बड़े कॉन को कंस्ट्रक्ट किया। कुछ ठीक भी बन जाएगा क्या, बन जा बन जा बन जा, बन गया। चलो, इसके अंदर एक बड़े से बड़ा कॉन बनाया, लार्जेस्ट, ये बना दिया भाई। ये हमारा कॉन, ये इसकी वर्टिकल हाइट। ठीक है, और कॉन के बेस को मैं थोड़ा सा शेड कर दूं ताकि कॉन का बेस आपको अलग से नजर आना शुरू हो जाए। ये है कॉन का बेस, कॉन की हाइट मैंने h मान ली, और इसकी बेस रेडियस को मैंने स्मॉल r मान लिया। ठीक है, ये सेंटर है कहीं स्फीयर का, नाम रख देते हैं ए बी सी और एम, ये वाला पॉइंट एम। ठीक है, अगर सर्क्यूमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट से स्फीयर के सेंटर को मिलाया जाए तो ये कहलाएगी रेडियस ऑफ द स्फीयर। सही बात है, ठीक। अब देखो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पे वापसी कर लेते हैं। ये कह रहा है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कॉन दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर। स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर दी गई है, हमने अपनी रेडियस को पहले से ही स्मॉल आर माना हुआ है। अगर स्फीयर की रेडियस को स्मॉल आर देता तो हम कैपिटल मान लेते, ताकि दोनों में डिफरेंस किया जा सके। ओके, तो क्या कह रहा है, कहता है कि प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन मैक्सिमम तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि लार्जेस्ट है। तो कह क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज इक्वल टू, कहता है कि 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है जी, चलिए। तो दिया क्या गया आपको, आपको दिया गया है कि स्फीयर,
गिवन है स्फेयर, और जब स्फेयर गिवन है तो उसकी रेडियस बिहेव करेगी एज ए कांस्टेंट, तो कैपिटल आर विल बिहेव एज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ कि सेंटर से लेकर और सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक की डिस्टेंस तो स्फेयर की रेडियस ही कहलाएगी ना। यस सर। तो यार यहां से लेके ओ से लेके और एम तक की डिस्टेंस कितने होने वाली है, पूरी डिस्टेंस कितनी थी, एच, एच में से आर को माइनस कर दिया, तो ये जो डिस्टेंस है ना ये आपको देगी एच माइनस कैपिटल आर, ये इतनी मिलेगी आपको। और यहां से लेके यहां तक ये तो कौन की रेडियस है जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया गया। तो इस ट्राइंगल को आप कैसे देखते हो, इस वाले को जिसपे मेरी चौक चल रही है, क्या इसको एक राइट एंगल ट्राइंगल की नजर से देखते हो? और अगर इसको राइट एंगल ट्राइंगल की नजर से देखते हो तो पाइथागोरस अप्लाई हो जाएगी, और पाइथागोरस कहती है कि सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द अदर टू साइड्स, मतलब एच माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे मिल जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2RH। मैंने 2 के साथ कैपिटल आर को लिखा है जानबूझ के, क्यों? क्योंकि आर एक कांस्टेंट है और 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है। अच्छा, आर स्क्वायर के कैंसिल होने के बाद दोनों तरफ से अब हमें क्या मिल जाता है, हमें मिल जाएगा यहां से आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देखते हैं जरा आर स्क्वायर क्या मिलेगा। आर स्क्वायर की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2RH माइनस एच स्क्वायर। एच की वैल्यू मैंने इसलिए नहीं निकाली कि एच में एक क्वाड्रेटिक है, थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी। इससे फायदा ये होगा कि जो हमारा मेन फंक्शन जिसकी वॉल्यूम की हम बात करेंगे उसको सिंगल वेरिएबल में बदलने में ये रिलेशन हमारी मदद करने वाला है। तो वॉल्यूम देख लेते हैं जरा, कौन का कितना होता है। ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, जब आर लेंगे तो कौन की लेंगे ये बात ध्यान रखना, आर स्क्वायर एच। बस यही इसमें एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूँ। इसमें गलती हो जाती है कि कैपिटल आर को कंसीडर कर लेता है स्टूडेंट। भाई वॉल्यूम किसका निकाल रहे हो, कौन का निकाल रहे हो ना, तो रेडियस भी तो कौन की लेंगे ना, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, अब ध्यान से देखना यहाँ पे 1/3 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, तो और इसको मैं चेंज कर दूंगा इसकी हेल्प से। क्लियर? अब ये कांस्टेंट है, मुझे फर्स्ट ऑर्डर और डेरिवेटिव तक का सफर तय करना है, इसका मतलब तो मुझे बार बार लिखना पड़ेगा ना इसको, तो इसको हटा देता हूं, ये क्रॉस में चला जाएगा, पाई नीचे चला जाएगा, यानी 3v/पाई इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू ये रखी हुई है 2RH माइनस एच स्क्वायर और इंटू एच, ये आ गया। और इस फैक्टर को जिसको मैं डॉटेड कर रहा हूं इसको मैंने जेड मान लिया, इज इक्वल टू जेड से SAY। तो इसका मतलब फाइनल फंक्शन मुझे क्या मिला, z इज इक्वल टू, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका फायदा ये होगा कि प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे, तो क्या मिलेगा 2RH स्क्वायर माइनस एच क्यूब। इससे बेनिफिट मिला कि भाई प्रोडक्ट रूल से बचे, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, dz/dh क्या हो जाएगा 4RH, और यहां से मिलेगा 3H स्क्वायर। अब डेरिवेटिव निकालने में तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सेकंड ऑर्डर d2z/dh स्क्वायर, पहला फैक्टर क्या देगा 4R, दूसरा क्या देगा 6H। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर को 0, तो 4 मैक्सिमा और मिनिमा पुट फर्स्ट ऑर्डर इज इक्वल टू 0, मतलब dz/dh इज इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट ऑर्डर को उठा लो, 0 के इक्वल रख दो, क्या मिलेगा भाई 4RH माइनस 3H स्क्वायर इज इक्वल टू 0। H के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है, चलो कॉमन आ रहा है H,
तो बचेगा क्या, 4r माइनस 3h इज इक्वल टू 0। अब देखो दो फैक्टर की प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, एक फैक्टर तो उनमें से ये रखा हुआ है और एक आपको दिखाई दे रहा है ब्रैकेट के अंदर। क्या आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि h इज इक्वल टू 0 तो कभी हो ही नहीं सकता, बिकॉज h इज द हाइट ऑफ द कोन। अगर कोन की हाइट ही खत्म हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो कोन ही नहीं बनेगा। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट वाला फैक्टर 0 है जी। बोलो। सर सेकंड फैक्टर 0 हो जाएगा। एग्जैक्टली और h के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 4r/3 मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इस वैल्यू के ऊपर, h की इस वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर की नेचर चेक कर दो। चलो भाई इसकी नेचर चेक करते हैं और यहाँ पे लिखेंगे एट h इज इक्वल टू 4r/3 क्या कहता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसकी नेचर देख लेते हैं, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव होगी। 4r माइनस 6h, h बोले तो 4r/3। 3 से अगर मैं 6 को रिड्यूस कर दूं तो 2 टाइम्स, और 2 की मल्टीप्लाई 4r में कर दूं तो 8r, और बाहर क्या रखा हुआ है 4r, तो कुल मिला के आपको क्या मिला, माइनस का 4r मिला ना, जो एक नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, d2z अपॉन dh स्क्वायर क्या आ गया, नेगेटिव आ गया ना आपका। और नेगेटिव का मतलब क्या, मैक्सिमम। मैक्सिमम। इसका मतलब ये हुआ कि आपने इसके वॉल्यूम को मैक्सिमम तो दिखा दिया। तो ये तो हमारा क्वेश्चन का पहला पार्ट है, लेकिन हमें ये भी दिखाना है साथ साथ कि वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये लिखा हुआ है। तो हमारा लास्ट फंक्शन क्या था, जो हमारा मेन फंक्शन था वो क्या था, ये था ना हमारा मेन फंक्शन, ये, इसको ध्यान से देखो, ये था, ठीक। तो यहां से वापस में v की वैल्यू निकाल लेता हूं, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना आ गया, ध्यान से देखना, 1/3 पाई इंटू, देखो पाई ऊपर गया क्रॉस में और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक बात है ना, जैसे ये था एज इट इज ऐसा आ जाएगा। और यहां पे ध्यान से देखना जरा, क्या यहां से h कॉमन आ रहा है, यस और नो। यस सर। और बाहर h रखा हुआ है पहले से, तो इसका मतलब क्या मिलेगा h कॉमन लेने के बाद, 2r माइनस h इंटू एच स्क्वायर। चेक करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। मैंने यहां से h कॉमन लिया, बाहर वाले h में मल्टीप्लाई कर दिया, ध्यान से देख लो, क्लियर। चलो h की वैल्यू डाल दो, h की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो वॉल्यूम ऑफ द कॉन कितना निकल के आएगा वो देख लेते हैं, 1/3 पाई 2r माइनस h कितना था 4r/3, 4r/3 और इंटू एच स्क्वायर, मतलब 4r/3 का स्क्वायर कितना, 16r²/9, 16r²/9। अब अपने टारगेट की तरफ आ जाओ। देखो आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है सबसे पहले कि वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स। सबसे पहले एक फैक्टर जनरेट करो 8/27। अब ध्यान से देखो इसको, क्या मैं इसको 8 इंटू 2 लिख सकता हूं, और अगर लिख सकता हूं तो उसका 8 मैंने ले लिया, मैंने 8 ले लिया, ठीक है। अभी 2 वहां पे पड़ा हुआ है, ध्यान रखना, और ये जो 3 है ना, इस 9 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, ये भी ठीक हो गया। पाई तो है ही आपके पास, उसको रहने दो अभी। इस ब्रैकेट को जरा सिंप्लीफाई करके बताना कि क्या यहां से मुझे 2r/3 मिल रहा है ना, इसका एलसीएम तो अलग है ना भाई, मैंने तो इस 3 में मल्टीप्लाई किया ना इसको, और इसका एलसीएम तो ये बचा हुआ है, और यहां पे क्या बचा हुआ है,
एक तो 2 बचा हुआ है और आर स्क्वायर बचा हुआ है। 8 तो मैंने यहां पे यूज कर लिया ना। क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो अब यहां पे देखो जरा। वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज इक्वल टू 8/27 टाइम्स। अब देखो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये तो मैं लिख चुका, इतना पार्ट तो मैंने लिख दिया। अब इसको मैं कैसे लिखूंगा, 2 इंटू 2 4/3 पाई आर क्यूब। कुछ चीज छुट्टी तो नहीं? देखो 2 इंटू 2 4, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब अपॉन में 3 और पाई ये बचा हुआ है। कोई चीज मिसिंग तो नहीं हुई? नो सर। और अगर मिसिंग नहीं हुई तो ब्रैकेट वाले फैक्टर को क्या आप वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर के रूप में देख पा रहे हो? यस सर। तो ये कहलाएगा वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, और यही रिजल्ट आपको लाना भी था। पूरे स्टेप देख लो एक बार, कहीं कंफ्यूजन है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, और दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट हैं, इसको देखते हैं। कहता है कि सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस। तो सरफेस एरिया को अगर ऐसे डिनोट करें तो उसको लीस्ट दिखाना, लीस्ट का मतलब मिनिमम दिखाना। किसको दिखाना भाई? लीस्ट। कर्व सरफेस। अब की बार क्लियर लिख दिया इसने, कर्व्ड सरफेस की बात कर रहा है, ऑफ गिवन वॉल्यूम, और वॉल्यूम गिवन है तो वी बिहेव करेगा एज ए कांस्टेंट। और बात किसकी हो रही है? राइट सर्कुलर कोन की बात हो रही है। तो हमने एक यहां पे कोन को बनाने की कोशिश की कुछ इस तरीके से। ये हमने एक कोन बना दिया, ये इसकी वर्टिकल हाइट, ये स्लांट हाइट, ये वर्टिकल हाइट, और ये इसकी बेस रेडियस। नाम एक सुंदर सा रख देते हैं ABC। चलो तो क्या कहता है, सो दैट द राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब वर्टिकल हाइट, हैज एन एल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स रेडियस ऑफ द बेस। तो यानी कि H और R में एक रिलेशन प्रूव करना है √2R के रूप में। ये वॉल्यूम गिवन है तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और इसके कर्व्ड सरफेस एरिया को मिनिमम प्रूव करना है। ठीक है, चलो तो वॉल्यूम क्या होता है भाई इसका? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ठीक बात है, V कांस्टेंट है, तो यहां से मुझे हेल्प मिलेगी मेरे मेन फंक्शन को सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए। मेरा मेन फंक्शन क्या है? कर्व्ड सरफेस एरिया, जिसको मुझे मिनिमम प्रूव करना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो πRL होता है ना, जहां L इसकी स्लांट हाइट है, और L H और R में एक रिलेशन जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले तो मैं L की वैल्यू रख देता हूं वहां से निकाल के। अगर वहां से निकाल के मैंने डायरेक्ट L की वैल्यू यहां पे डाल दी तो L की वैल्यू तो अंडर रूट में आएगी ना, अंडर रूट के अंदर आएगी, तो फिर मुझे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करना, फिर सेकंड करना, तो मेरे लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। इसका मतलब मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर करूं अंडर रूट को हटाने के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा? S स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर। और अब L स्क्वायर की वैल्यू वहां से उठा लूं अगर, तो S स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर R स्क्वायर L स्क्वायर का मतलब हो गया H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है जी,
अब इसको सिंगल वेरिएबल में तो बदलना पड़ेगा। सिंगल वेरिएबल में बदलने के लिए मुझे यहां से हेल्प लेनी पड़ेगी, यहां से। अब देखो यहां से मैं क्या निकालू, मैं यहां से निकाल लेता हूं h की वैल्यू निकाल लेता हूं, या सीधा आर स्क्वायर भी निकाल सकते हो। तो अगर आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूं तो क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा 3v अपॉन पाई एच, ये मिल जाएगा मेरे पास। सही बात है, दोनों जगह डालनी पड़ेगी, बस ये नुकसान है। अगर मैं एच निकालता तो एक ही जगह डालनी पड़ती। चलो दोनों जगह डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो एस स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, पाई स्क्वायर। आर स्क्वायर के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, 3v अपॉन पाई एच, और इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 3v अपॉन पाई एच, ये हो गया। ठीक है, दो जगह डालनी पड़ेगी। क्या कटता है क्या बचता है उसका हिसाब लगाना बेहद जरूरी है। पाई से पावर, ठीक है। और क्या हुआ भाई, चलो फिर यहाँ पे जरा, अगर एलसीएम लेने से तो कोई फायदा है नहीं, तो ऐसा करते हैं, ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इनको हटा देते हैं। तो ये एस स्क्वायर के साथ ये चला जाएगा हमारा इसके डिनोमिनेटर में, यानी कि 3 पाई वी इज इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, 1/h। और अगर 1/h के अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां पे रह जाएगा h, और यहां पे हो जाएगा 3v अपॉन एच स्क्वायर। और इस फंक्शन को मैं z मान लेता हूं, इसको मैंने z मान लिया, तो मेरा एक छोटा सा फंक्शन तैयार हो गया, और वो भी सिंगल वेरिएबल के अंदर, कि z इज इक्वल टू h प्लस 3v अपॉन एच स्क्वायर, जो h में बन गया है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए चलते हैं, डी जेड अपॉन डी एच, क्या मिलेगा, 1 माइनस 6v अपॉन एच क्यूब। सेकेंड ऑर्डर की बात कर लेते हैं, डी टू जेड अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू 18v अपॉन एच की पावर 4। मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर को 0, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट डी जेड अपॉन डी एच इज इक्वल टू 0। चलो फर्स्ट ऑर्डर को उठा लो यहां से, इसको 0 के इक्वल रख दो, तो 1 माइनस 6v अपॉन सर ऊपर एच क्यूब। बताओ बताओ, हाँ सर बोलो। ऊपर इसमें h प्लस 3v बाई पाई एच स्क्वायर होगा। ये था ना हमारा, पाई छूट गया, तो ये पाई यहाँ पे डाल देते हैं ना, पाई मिसिंग था ना भाई, यहां से तो एच कट जाएगा, और यहाँ पे पाई एच स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो चलो पाई चलता रहेगा, कोई इश्यू नहीं है पाई का, तो ये आ गया है ना, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई आ जाएगा। चलो h के लिए सॉल्व कर देते हैं, इस फैक्टर को ट्रांसपोज कर देते हैं उधर, तो उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई एच क्यूब इज इक्वल टू 6v, या फिर h इज इक्वल टू क्या होने वाला है, 6v अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/3। h की इस वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की नेचर चेक कर लेते हैं। तो एट h इज इक्वल टू 6v अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/3। h की इस वैल्यू के ऊपर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी टू जेड अपॉन डी एच स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देखो
18v अपॉन पाई h की पावर 4, h की वैल्यू है ना मेरे पास, दोनों तरफ की पावर 4 कर दो, यानी कि 6v अपॉन पाई रेज टू द पावर 4/3। सब कुछ पॉजिटिव है, इसका मतलब d2z अपॉन dh स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव और ग्रेटर देन 0 और मिनिमा। तो हमने क्या दिखा दिया, हमने ये दिखा दिया कि इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया था वो हमने मिनिमम प्रूव कर दिया, जो हमें मिनिमम प्रूव करना भी था। अब हमें दिखाना ये है कि h और r में जो रिलेशन है वो है h इज इक्वल टू √2r। तो यहां पे देखते हैं h और r में कहां रिलेशन है, ये रिलेशन, ये है रिलेशन, ये रिलेशन है, ठीक है जी, ओके। अब यहां पे देखो, ध्यान से देखना जरा, यहां पे ध्यान से देखना जरा। यहां से एक वैल्यू मैं निकाल रहा हूं, यहां से एक वैल्यू निकाल रहा हूं, किसकी, देखो मुझे यहां पे क्या नहीं चाहिए पहले ये देख लो। मेरे को ये नहीं चाहिए ना, v तो नहीं चाहिए ना मेरे को, भाई मुझे तो h और r में जाना है, तो v मेरे लिए फालतू है। तो मेरे पास 6v की वैल्यू रखी हुई है, तो क्यों ना मैं 3v की वैल्यू निकाल दूं। तो इसको लिख सकता हूं ना 2 × 3v, और 2 इसके नीचे चला जाएगा, तो यहां से 3v की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, पाई h³ अपॉन 2, और इस वैल्यू को मैं डाल देता हूं यहां। चलिए, तो यहां पे मैं लिखूंगा एज r² इज इक्वल टू 3v अपॉन पाई h, ये मैं लिखूंगा, ठीक है भाई। और r² इज इक्वल टू 3v की वैल्यू मैंने यहां से ले ली, पाई h³ अपॉन 2 तो इसके नीचे आ जाएगा ना डिनोमिनेटर के साथ, और वहां पे पाई h तो पहले से रखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब क्या कटा क्या बचा, पाई कैंसिल हो गया, इस h ने इसकी एक पावर को कम किया होगा, इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो h² कितना निकल के आएगा, 2r²। तो h की वैल्यू क्या होने वाली है, √2r ना, बोलो हाँ है ना। और यही हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन भी था जो हमें प्रूव करना था। चेक करके बताओ, सब कुछ समझ आ गया आपको? यस सर। ये था, इसी को आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं। और क्या होमवर्क है, होम असाइनमेंट ये है, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहां अब की बार मैंने किस में बदला था, मैंने h में कन्वर्ट किया था क्वेश्चन को, आप इसको r में कन्वर्ट करना, यानी कि यहां से h की वैल्यू निकाल लेना, क्या आ जाएगी, आ जाएगी 3v अपॉन पाई r², और इस वैल्यू को यहां पे डालना, यहां पे डालना, तो आपका फंक्शन किस में बन जाएगा, r में बन जाएगा। r में सॉल्व करके देखना, तो रिलेशन तो वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस जो फंक्शन हमारा h में बन गया था वो हमारा किस में बनेगा अब की बार, r में बनेगा। तो आपको दोनों चीजें समझ में आएंगी कि फंक्शन को चाहे किसी भी एक वेरिएबल में बदल लो, चाहे r में बदलो चाहे h में बदलो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपके लिए एक होम असाइनमेंट में दे रहा हूं कि इसी क्वेश्चन को आपको r में कन्वर्ट करना है और फिर r की रेस्पेक्ट में ही सॉल्व करते हुए यहां तक जाना है। कर लोगे? यस सर। ठीक है, तो बाकी की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।